फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ फार्मर्स मौजूद हैं। आज बात कर रहे हैं रवायती गैर रवायती काश्तकारी के हवाले से। फ़ायदा कहाँ पर है, नुकसान कहाँ पर है, किसान क्यों नए तजर्बात से घबराता है और जो हमारी नौजवान जनरेशन है उसको किस तरह से राग़िब किया जा सकता है कि वो अपने बोल्ड डिसीजन लें, दलेराना फ़ैसले करें, कुछ ऐसी काश्तकारी करें कि जिसमें मुनाफा का ज़्यादा चांस हो, रिस्क बेशक हो, लेकिन जो रवायती फसलें हैं जिसमें रिस्क कम होता है लेकिन प्रॉफिट की रेशो भी कम हो जाती है, तो उनकी जानब जाएँ। तो किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान किसान कौंसिल परवींस के। गुरसी साहब, बताइएगा यहाँ पर नौजवान नस्ल को कैसे राग़िब किया जा सकता है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। नौजवान नस्ल को ये है कि पहले तो ज़मींदार में आपको पता है छोटे बड़े में प्रॉफिट नहीं है। छोटा ज़मींदार वो अपने बच्चे को ज़मींदार की तरफ लाना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि बेहतर है कि इसको पढ़ा के कुछ ना कुछ के ही मुलाजमत पे लगा लो, ठीक है ना, क्योंकि उसको बचत कुछ नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट हो तो ज़मींदार जो लोग हैं कुछ जिनके बड़े हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे पढ़ें, और ज़मींदार उनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, ठीक है। और वो बच्चे जो पढ़ के भी ज़मींदारा करते हैं कि उनको असल में लॉस और प्रॉफिट का मसला है। लॉस और प्रॉफिट जो है ना वो ठीक हो, मामला ठीक हो, महंगाई ठीक हो, तो बच्चे जो इस टाइम जो बच्चे हैं ना वो कोई भी यानी कि न्यू जनरेशन है वो ज़मींदारा की तरफ जाना नहीं चाहती। जो पुराने लोग हैं वो ही कर रहे हैं, वो उनका जाने का 1% भी नहीं है। वो तो इस तरफ उनका ज़हन ही नहीं है कि हम ये काम करें या ज़मींदारा करें, ठीक है ना, कि इतनी मेहनत करें तो साल बाद कुछ भी प्रॉफिट ना हो, ठीक है। खाद महंगी लें, बीज महंगा लें और लेके फिर उसको डालें, साल बाद नो लॉस नो प्रॉफिट। बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? बेहतरी के लिए ये है कि महंगाई, ये खाद जो है ना, जब टाइम आए, जब बीज का वक्त आता है किसी भी चीज़ के बीज का, या गंदम है या कमाद है, उस वक्त जो चीज़ें महंगी होती हैं ना उस पर कंट्रोल हो, ठीक है ना, ज़मींदार को प्रॉफिट हो, ठीक है जी। ज़मींदार में चेंजिंग आए तो फिर ये जो न्यू जनरेशन है इस तरफ जाएगी। जो बातें आप कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो हम देखते हैं कि अगर 20-30 साल यही सूरत रही तो फिर ज़राअत की जानब लोगों की तवज्जो कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं तो खुद ज़मींदार हूँ, ज़मींदार बाप का बेटा हूँ, तो मेरा तो ये मानना है, मैं खुद बिजनेस भी कर रहा हूँ, ज़मींदार पे कम रुझान दे रहा हूँ, लेकिन ज़मींदार पर ध्यान देना है तो ये महंगाई और प्रॉफिट। मैं बताया कि बच्चों को पता चले कि यार हम ये काम कर रहे हैं, हम ये 1 एकड़ या 10 एकड़ या 20 एकड़ ज़मीन के भी मालिक हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है ना। फैसला हर जगह पे तो कॉलोनियाँ नहीं ना बन गई, ज़मींदारा हो रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा, ज़मींदार नुकसान में जा रहा है। नाज़रीन, मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर ज़ाक भी मौजूद है। ताहिर साहब, मुझे बताइएगा रवायती गैर रवायती काश्तकारी में मुनाफा का एलिमेंट कहाँ पे ज़्यादा है? बेसिकली हमें रवायती काश्तकारी के साथ जदीद काश्तकारी की तरफ आना पड़ेगा, ये हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन उसके लिए जो रिस्क फैक्टर है वो आम काश्तकार बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि महंगाई इतनी है और रिस्क फैक्टर है। दूसरा, जो हम जदीद काश्तकारी के लिए जो हमें मशीनरी दरकार है वो हमें यूनियन कौंसिल लेवल पे मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर एक यूनियन कौंसिल लेवल पे हम एक नुमाइशी प्लाट लगा के लोगों को दिखाएंगे कि इसमें इतना प्रॉफिट है और रवायती काश्तकारी में इतना, तो लोगों का रुझान बढ़ सकता है। लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम है छोटे ज़मींदार की। हम पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में 12 एकड़ से कम रकबे के बहुत ज़्यादा मालिक हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमें जदीद काश्तकारी को फोकस करना चाहिए। इस दफ़ा जो गवर्नमेंट सुजेस्ट करते हैं आम फार्मर के लिए गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो मॉरल सपोर्ट किया है काश्तकारों को गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में, वो बड़ी अच्छी कावश है, लेकिन इसका रिज़ल्ट तभी बेहतर आ सकता है जब हमें उसकी सप्लाई चेन प्रॉपर मिल सके, खादें बर वक्त मिल सके, मुनासिब कीमत में मिल सकें, हुकूमत का खादों के ऊपर कंट्रोल हो, कीमतों के ऊपर, और यूरिया खाद जो हमें नेक्स्ट ज़रूरत पड़नी है बजाई के बाद उसकी जो सप्लाई है उसको बेहतर हो। किसान क्यों खतरात नहीं अपने मूल लेता? उसके पास ना इतनी सख्त नहीं है, होल्डिंग पावर नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, उसके पास वो चीज़ें सोचने का टाइम नहीं है। हमें उसको जुर्रत देनी चाहिए, उसको मॉरल सपोर्ट देनी चाहिए, ताकि वो जुर्रत के साथ और दिलजमी के साथ अपनी काश्तकारी करे। काश्तकारी वो ऐसे ला रहा है जैसे रूटीन में काम करना, हमने खाद देनी है, मिल गई, डाल दी, बीज अच्छा मिला नहीं तो हम बीज वो 5-5 साल पुराना बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अच्छा बीज नहीं लेंगे। जब अच्छा बीज नहीं डालेंगे तो प्रोडक्शन कैसे अच्छी आएगी।
हमें अपने काश्तकार के, जो मेरे काश्तकार भाई हैं, उनकी भी कुछ कमियाँ कुताहियाँ हैं। हम सारा ब्लेम हुकूमत को नहीं दे सकते, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते, हमारे काश्तकारों के हम वो चीज़ें अडाप्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो रवायती फसलें हैं, जैसे कमाद की बात करूं, गंदम की करूं, ये छोड़ के कौन सी लगाएं तो ज़्यादा मुनाफा हो सकता है? हम एकदम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि गंदम भी हमारी ज़रूरत है। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास 5 एकड़ है तो मुझे 4 एकड़ गंदम लगानी चाहिए, 1 एकड़ पे मुझे रवायती काश्तकारी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि हम 4 एकड़ गंदम भी ना लगाएं, पूरे 5 एकड़ पे रवायती, क्योंकि जो हमें अगर फ़र्ज़ करें उसमें नुकसान आता है 1 एकड़ में, तो 4 एकड़ में हमें जो प्रॉफिट आ रहा है हम उससे बैलेंस कर सकते हैं। तो आस्ता आस्ता हमें रवायती काश्तकारी जिसमें सब्ज़ी है, जिसमें हमारे एक्सपोर्ट वाली सब्ज़ी है, उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। डॉक्टर अभी हमारे साथ ज़रूरी साइंसदान मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। डॉक्टर अगर बात की जाए सब्ज़ियों के हवाले से, तो यकीनन सब्ज़ियों में भी काफ़ी काम हो रहा है कि यहाँ पर जो नई जहतें मुतारफ़ करवाई जा रही हैं, नई नई इकसाम मुतारफ़ करवाई जा रही हैं, जिसका मकसद एक तो किसानों को सब्ज़ियों की काश्त के मुतालिक राग़िब करना, और दूसरी जानब ये भी मकसद है कि ऐसे बीज पैदा किए जाएँ कि जो ज़्यादा बेहतर पैदावार दें। तो इस हवाले से क्या काम किया जा रहा है, कौन सी स्पेशल फसलें जो बनाई जा रही हैं अयूब रिसर्च में आम फार्मर्स के लिए? यहाँ पर हमारे साथ साइंटिफिक ऑफिसर अमर लतीफ़ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अमर साहब, मुझे बताइएगा क्या क्या काम किया जा रहा है आपके इस यहाँ पर सब्जियों के डिपार्टमेंट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदारा तहकीकात सब्ज़ियात अयूब रिसर्च मोर दैन 36 वेजिटेबल्स पे काम कर रहा है। तो उसमें रवायती वेजिटेबल्स भी हैं और कुछ नई वेजिटेबल्स पे भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें अभी हम ये आप जिंजर की क्रॉप देख रहे हैं, अदरक की क्रॉप देख रहे हैं। तो अदरक भी पाकिस्तान अपनी सारी ज़रूरत बाहर से दरामद करके पूरी करता है, जिस पे कसीर ज़र मुबादला ख़र्च होता है। तो अदारे ने पिछले 4-5 साल की तहकीक से इसकी कामयाब काश्त जो है वो यहाँ पे मुमकिन बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका इस साल हम टिशू कल्चर के थ्रू 5000 प्लांट्स बना के ज़िम्मेदारों को फ्राहम करेंगे, और इसकी लोकल प्रोडक्शन को हम फ़रोग़ दे रहे हैं। जिन लोगों के पास टनल स्ट्रक्चर मौजूद है उन्हें हम ये मोटिवेट कर रहे हैं कि वो गर्मी से ब्लैक नेट या ग्रीन नेट का शेड करके इसको गर्मी के असरात से बचा के, तो वो इससे खातर खा मुनाफा भी कमा सकते हैं, और पाकिस्तान की जो लोकल प्रोडक्शन करके जो हमारा ज़र मुबादला बाहर जाता है इंपोर्ट करने पे, उससे भी इसकी बचत हो सकती है। टनल के हवाले से क्या कहेंगे, यहाँ पर ये कितनी ज़रूरी है जो सब्ज़ियों के लिए, और स्पेशली उन सब्ज़ियों के लिए जो ऑफ सीज़न है? जी, ये देखें कि जितनी भी गर्मियों वाली सब्ज़ियाँ उनको जब हमने अर्ली लेके आना है, सीज़न से पहले लेके आना है, तो उनके लिए टनल की ज़रूरत पड़ती है। और टनल नॉर्मली 3 तरह के होते हैं। एक को हम हाई टनल कहते हैं, फिर उससे जो छोटा होता है उसे वॉक इन टनल कहते हैं, जो आलमोस्ट 8 फुट हाइट का होता है, और सबसे जो छोटा टनल उसे लो टनल कहा जाता है। तो इस वक्त जिस टनल में हम खड़े हैं इसे हाई टनल कहते हैं। इसके अंदर टमाटर, खीरा और इसके अलावा जो ये मिर्चें हैं, शिमला मिर्चें, ये सारी इसमें काश्त की जा सकती हैं। तो अदरक के अलावा भी हमारे यहाँ टमाटर की ऑफ सीज़न क्रॉप वो आपको दिखाते हैं, टमाटर की ऑफ सीज़न क्रॉप वो आपको दिखाते हैं। तो वो उससे फार्मर इतना पैसा कमा सकता है, और सर्दियों के वक्त जब टमाटर की किल्लत होती है तो उस वक्त वो टमाटर टनल के अंदर तैयार होता है। तो इसके साथ अखराजात कितने हैं? अखराजात की अगर बात करें तो अदरक की मैं बात करूं तो 7 लाख रुपया पर एकड़ इसकी कास्ट आ जाती है, इंक्लूडिंग सीड और वो सारा। टनल की जो कास्ट है उसको हम 1 साल में नहीं डालते ना। ये टनल जो हाई टनल है इसकी कास्ट को 20 साल में डिवाइड किया जाता है। तो अदरक के अगर कास्ट प्रोडक्शन की बात करें तो 7 लाख के करीब इसका ख़र्चा आता है, और अगर आप इसकी 6 से 8 टन प्रोडक्शन ले लेते हैं तो ये मुनाफा बख्श इसकी काश्त है। आप समझते हैं कि आम फार्मर इतने ज़्यादा अखराजात कर सकता है फ़ी एकड़? डेफिनेटली देखें कि जो हमारा इनोवेटिव फार्मर है, प्रोग्रेसिव फार्मर है, वो इस पोजीशन में है, लेकिन उसे कोई ऐसी क्रॉप्स नहीं मिलती जिसको वो उगा के वो खतीर जो मुनाफा वो कमा सके। तो अदरक ये एक ऐसी फसल साबित हो सकती है कि वो इससे खतीर ज़र मुबादला कमा सकता है। बाकी कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें मुनाफा हो सकता है ज़्यादा? जैसे मैंने अभी टमाटर का जिक्र किया है कि जो टमाटर की आटम की मौसम ख़ज़ां वाली क्रॉप है उसमें भी जो है अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। टमाटर के अलावा अगर हम बात करें ऑफ सीज़न करेले की, तो जिसे हम सफ़ीना के नाम से हमारी इदारे की। अच्छा, मुझे इसमें ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट या हुकूमत इस सिलसिले में कितनी जो संजीदा है, और ये जो अभी जिंजर आपके हाथ में है ये कितनी ज़्यादा जो मकदार लगानी पड़ी थी फिर जाके ये पौधा हुआ?
जी, ये अभी आप अगर देखें इसको क्लोज़अप में तो ये वाला पीस जो है ये राउंड अबाउट 25 से 30 ग्राम की ये सीड राइज़ोम था जिसको हमने सो किया था। तो उससे ये अगर रफली भी हम एस्टिमेट करें तो 10 टू 12 टाइम्स ये इसने प्रोडक्शन दी है। तो रफली हम ये कहते हैं ऑन एन एवरेज अगर एक फार्मर इसका 1 एकड़ में 1 टन सीड लगता है, 1 टन सीड लगा के 6 टन सीड हार्वेस्ट कर ले तो ये इस जैसे मुनाफे वाली कोई फसल नहीं है। अच्छा, ये छः टाइम हो तो ये इसको मुनाफा गिनते हैं और उससे ज़्यादा जितनी हो उतना ज़्यादा? हाँ जी, 6 टन से ऊपर जितना आप ले जाएं। अभी अगर मैं आपको एक एग्जाम्पलीफाई करूं कि कलर कहार में और चकवाल में बल्कसर इंटरचेंज के पास 2 फार्मर ऐसे हैं कि जिन्होंने इसकी काश्त की हुई है और 1 एकड़ पे बल्कसर में इसकी काश्त है। तो क्वांटिटी अंदाज़न कितनी होगी? ये क्वांटिटी मैं आपको अगर रफली बताऊं तो ये 700 से 800 ग्राम के करीब होगी। अच्छा, इस हवाले से यहाँ पर कलर कहार की आप बता रहे थे, वो जो कितने एकड़ों में लगाई गई? जो बल्कसर इंटरचेंज पे है वो वहाँ पे एग्रोनिक्स फार्म है, उबैदुर रहमान साहब ने वो क्रॉप 1 एकड़ पे है उनकी, और वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी यील्ड 8 से 10 टन आएगी 1 एकड़ के हिसाब से। और जो कलर कहार है वो 10 टन से भी वो 12 टन तक उसका पोटेंशियल है। नाज़रीन, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बीज लगाने से ये सारा पौधा जो है वो तकरीबन 700 से 800 ग्राम हुआ है। और अगर फार्मर वाक़ई ज़्यादा मुनाफा लेना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर वो इस तरह की फसलें लगाए जो कि रवायती नहीं है। टनल का ज़रूर है जो ख़र्चा होगा, लेकिन ये कम से कम 20 साल के लिए रहेगा। 20 साल इसकी लाइफ टाइम है, तो 20 साल में वो यकीनन एक टनल से कई लाख रुपए कमा सकता है। नाज़रीन, ये वेजिटेबल के हवाले से हम बता रहे थे, अभी हमारे साथ ही रहिएगा। अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। बात की जाए नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर साजिद रहमान मौजूद है और आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गैर रवायती तरीक़ाकार काश्त का उससे किस तरह से फ़ायदे लिए जा सकते हैं और उसके जो रवायती तरीक़ा काश्त है वो किस तरह से नुकसानदेह और महंगा हो चला है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से किस तरह से नई नई जहत मुतारफ़ करवाई जा रही हैं, किस तरह से जो किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पर तहकीकात की जा रही हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा, आपका डिपार्टमेंट तहकीक के हवाले से माशाल्लाह बड़ा मरूफ़ है, तो क्या किया जा रहा है फार्मर्स के लिए? जी, बहुत शुक्रिया। इसमें हमारा ये शोबा जो बायोटेक्नोलॉजी का है, इसमें हम गैर रवायती तरीके से जो है नई फसलात की नई वैरायटीज़ जो है ना वो मुतारफ़ करवाने में हमारे अपने जितने भी अदारे हैं उनको सपोर्ट मुहैया करते हैं। तो इसमें मेनली जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें 3 जो हैं टेक्निक्स पे हम काम कर रहे हैं। एक है टिशू कल्चर, जिसके ज़रिए फसलात में बेहतरी लाई जा सकती है और उनकी नई अक़साम तैयार की जा सकती हैं। दूसरा है DNA मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जो है जीनोमिक्स के इल्म को इस्तेमाल करके तो नई वैरायटीज़ जो हैं जो बीमारियों के ख़िलाफ़ ज़्यादा क़ुव्वत मदाफ़ियत और ज़्यादा पैदावारी सलाहियत रखती हैं वो तैयार कर रहे हैं। और तीसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें मतलूबा जीन जो हैं एक ऑर्गेनिज़म से निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज़म में डाल के उसकी खसूसियात हासिल की जाती हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रीफली जो है टिशू कल्चर के बारे में बताता हूँ कि टिशू कल्चर के ज़रिए 2 किस्म के फ़वाइद जो हैं वो हासिल किए जा रहे हैं। एक टिशू कल्चर को हम यूज़ कर रहे हैं बेहतर तब्दीली लाकर नई वैरायटीज़ तैयार करने के लिए। उसमें हमारा प्रोसीजर ये होता है कि हम शुरू में जिस भी हमने क्रॉप का जो है अच्छा पौधा तैयार करना है, मसलन शुगर केन पे हम काम कर रहे हैं सिलसिले में, शुगर केन पे, वीट पे, मेज़ पे, राइस पे, सारी अहम क्रॉप्स पे हम काम कर रहे हैं। ये किस चीज़ का बीज है? ये बीज नहीं है, ये एक टिशू है। थोड़ा सा हिस्सा पत्ते का लेके हमने शुगर केन का जो पिथ का हिस्सा होता है वो कल्चर किया है। तो इससे हम कैलस बनाएंगे। कैलस जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स होता है, जिस तरह ये बन रहा है कैलस। अब इस कैलस से फिर जो है ना अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, वो तब्दीलियों से फिर हम गुज़र के ये सेल्स से पौधे तैयार करते हैं। तो वो पौधे जो हैं अपने पेरेंट से बेहतर परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर पैदावारी सलाहियत भी ज़्यादा हो सकती है और बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत भी ज़्यादा होती है। जैसे अब ये हमने कैलस से जो है ये पौधे तैयार किए हैं हमने शुगर केन के। ये एक टिश्यू से हुआ सारा? जी, ये एक टिशू से हुआ है। ये अगर आप नीचे देखें तो इसके नीचे एक टिशू है, लेकिन इसमें सैकड़ों पौधे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। फिर हम इनको जो है अपने अंदर एसेप्टिक कंडीशंस जो हैं लेमिनर एयर फ्लो में अलहदा करके इनकी जड़ें फिर तैयार करवाते हैं, क्योंकि कुदरत ने साइंसदानों को इतना इल्म दिया है अल्लाह ताला ने कि हमारे पास ऐसे ऐसे हार्मोन मौजूद हैं
जो हम इस नीचे जो हमने आर्जी ज़मीन तैयार की है, मीडिया तैयार किया है, इसके अंदर डालते हैं, तो हमारी मर्ज़ी है कि हम इससे जो है ज़्यादा मल्टीपल शूट्स बनवा लें या हम इससे रूट्स बनवा लें। अच्छा, ये तो कंट्रोल टेम्परेचर होगा, बाहर जाके ये वायबल हो सकता है? जी बिल्कुल, इसका भी तरीक़ाकार है एक। हम जिस तरह ये मैं बता रहा हूँ, तो ये इसके बाद जो है ना, इसकी ये जड़ें तैयार हो गई हैं। ये पौधे की जब जड़ निकल आती है ना, इसके बाद हम इसको जो है गमलों में शिफ्ट करते हैं। तो छोटे गमलों में हम कंट्रोल्ड टेम्परेचर में इसको रख के एक्लेमेटाइज़ करते हैं। फिर इसके बाद हम इसको जो है बाहर अपने ग्लास हाउस और टनल मौजूद है उसके अंदर लगाते हैं। उसके बाद ये फील्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसके बाद जब इसकी अगली जनरेशन आती है तो वो एक्लेमेटाइज्ड होती है, वो फील्ड में बड़ी सक्सेसफुली चलती है। उसकी हम फील्ड में अपनी तरफ से भी बीमारियां लगा कर और उसके सारे पैरामीटर्स पैदावार के, और इसमें शुगर केन की अगर बात करें तो शुगर रिकवरी सारा कुछ चेक करके तो फिर वैरायटी अप्रूवल की तरफ लेके जाते हैं। ये कितना लेंथी प्रोसीजर है? ये एक वैरायटी जो है ना तैयार होने में, वैसे जो हमारा रवायती तरीक़ाकार है ना उसमें 10 से 12 साल लगते हैं, लेकिन ये जो गैर रवायती तरीक़ाकार है इससे हमारा आधा पीरियड हो जाता है। 5 से 6 साल में हम जो है ना क्लोन्स तैयार करके तो उससे वैरायटी बन सकती है। वो भी मुझे बताइएगा, यहाँ पर माशाल्लाह आप बड़े सीनियर तजर्बाकार हैं, डायरेक्टर सतह पे पहुँचे हुए हैं, तो अभी तक कौन कौन सी आपने फसलात तैयार की हैं स्पेशल जो बड़ा उसको समझा जाता है कि ये बहुत अच्छा हुआ, वो कौन कौन सी फसलें? असल में हमारे जो जितने भी हैं फसलात उनमें हमारी हाइब्रिडाइजेशन भी चल रही है। जो रवायती तरीक़ाकार से जो है ब्रीडिंग का, उसके ज़रिए वैरायटीज़ तैयार हो रही हैं। जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसके ज़रिए शुगर केन में, इसमें पोटैटो में और दूसरी में बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे जो अयूब से तहकीकाती अदारा के अंडर जो सेक्शंस काम कर रहे हैं उन्होंने डेवलप की हैं। उनको हम ये पौधे मुहैया करते हैं और उनसे आगे लेके जाके वो फिर वैरायटीज़ डेवलप करते हैं। तो इसमें टिशू कल्चर का ही एक और है जो मैं बताना चाहता हूँ कि हम टिशू कल्चर के ज़रिए बीमारियों से पाक पौधे भी तैयार कर सकते हैं। वो भी हम यहाँ पर जो है हमारी एक लैब है अलहदा, वो हम पोटैटो पे काम कर रहे हैं। पोटैटो का टिशू कल्चर का सीड जो है वो हम मुहैया करते हैं। हमारी प्लांट वायरोलॉजी की लैब है साथ ही। और इसके अलावा हमने जो है पौधे जो हैं मुख्तलिफ जो फल हैं ना उनके पौधे यहाँ पे तैयार करने शुरू किए हैं, जिनमें खजूर शामिल है, जो टीक शामिल है। ये बहुत महंगे महंगे पौधे हैं और जो बाहर से दरामदा खजूरें हैं वो हज़ारों रुपए का एक पौधा मिलता है। तो हमने उस पर टिशू कल्चर का काम शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह ताला जल्द ही जो है टिशू कल्चर से तैयार करदा खजूर के और टीक के और इसी तरह दूसरे जो अहम जो महंगे तरीन पौधे हैं उनके पौधे भी अवेलेबल होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा जीएमओ के हवाले से यहाँ पर कुछ बहस चलती है कि जो फूड की जितनी भी फसलें हैं उनमें वो यूज़ नहीं करते या करते हैं, क्या बहस है? असल में इसमें ना जीएमओ जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें जीन हम किसी और ऑर्गेनिज्म से लेके डालते हैं। तो जीन डालने के लिए उसके अंदर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक आइडेंटिफाई करने के लिए वो एक जीन उसके साथ अटैच करते हैं टर्मिनेटर से पहले। तो उसमें वो कहते हैं कि इससे जो है ना इंसानों के अंदर जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है ना रेजिस्टेंस पैदा होने का ख़तरा है। इस वजह से इसको पसंद नहीं किया जा रहा जीएमओ को। तो इसका अल्टरनेट वे जो अब हम यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ साइंटिस्ट, वो क्रिस्पर कैस के ज़रिए है। उसमें कोई भी फॉरेन जीन जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, वो उसके अंदर नहीं डाला जाता, बल्कि जो एग्जिस्टिंग हमारा जेनेटिक मेकअप है ना फसलात का, उसी के अंदर ही तब्दीलियाँ लाई जाती हैं। तो जीएमओ के जितने एतराज़ात हैं उनको कवर करने के लिए क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी अब आ गई है। उसके ज़रिए जितने भी नए जदीद जो पौधे तैयार होंगे उनमें जो इनके एतराज़ात हैं हमारे लोगों को, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा महंगा प्रोसीजर होगा, जो लेंथी भी थोड़ा सा है, महंगा भी है, तो ये जो अफोर्ड करना है ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नो डाउट आपकी बात सही है, लेकिन ये रिसर्च की हद तक महंगा है। लेकिन जब प्रोडक्ट एक दफ़ा डेवलप हो जाएगी, अगर वो प्रोडक्ट जो है हमारी सक्सेसफुल हो जाती है और उसकी यील्ड बेहतर आती है, तो इन द लॉन्ग रन जो है ना इसका मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार वही होगा और मुल्क की इकानमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और नेट रिटर्न इसका बहुत अच्छा होता है। फिर डॉक्टर साहब, इसमें वैरायटी की जो तशखीस है वो कैसे करते हैं कि वो पहले से जो इवाल्व ना हो चुकी हो, यहाँ पर कैसे उसका तजिया किया जाता है? इसमें हमारी वैराइटल जो आइडेंटिफिकेशन है ना उस पर भी काम हो रहा है। हम उसको कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ऑफ न्यू क्रॉप वैराइटीज़। उसके लिए हमने रिपोर्ट जनरेट करके एक देते हैं। 50 किस्म के हम प्राइमर्स लगाते हैं। उस 50 किस्म के प्राइमर्स का मतलब ये है कि आप ये समझ लें कि अगर हमारा जीनोम जो है ना क्रॉप का एक 10,000 बेसिस लंबा है, तो उसमें से हम 50 जगह से उसको स्टडी करते हैं पीसीआर के ज़रिए। तो वो स्टडी करके हम दोनों को स्टडी कर लेते हैं, पुरानी वैरायटी को भी नई वैरायटी को भी, और उसका हम जेल के ऊपर रन करके तो डीएनए फिंगरप्रिंट सामने आ जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये जो है पुरानी वैरायटी से कितनी डिफरेंट है।
तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर हमें इंपोर्ट बिल का बहुत ज़्यादा जो सामना करना पड़ता है फूड आइटम्स के हवाले से, कुछ 10 अरब डॉलर की जो इस साल भी मंगवानी पड़ रही है, तो इस हवाले से कब तक ये काम इस नहज पे पहुँच जाएगा कि हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा? असल में ये देखें, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में शामिल है कि हम जितना भी सीड ख़ास तौर पे हम आलू का, टिशू कल्चर का बीज सारा हॉलैंड से और बाहर से दरामद कर रहे हैं और इंपोर्ट बिल उससे बढ़ रहा है, आपकी बात सही है। तो इसमें अब हमने ना प्राइवेट कंपनीज़ को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटीज़ में शामिल है कि प्राइवेट कंपनीज़ R&D में भी आएँ और सीड मल्टीप्लिकेशन में भी आएँ। उसके ज़रिए जो है हम ट्रेनिंग्स भी और सर्विसेज भी मुहैया कर रहे हैं ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो और वो ख़ुद इस टिशू कल्चर के बिज़नेस में आएँ, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में इतना ज़्यादा बीज बना के देना वो मुमकिन नहीं है। हमारा जो काम है वो सिर्फ रिसर्च की हद तक है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, तो हम उनको कैपेसिटी बिल्डिंग की सर्विसेज देते हैं। वो प्राइवेट सेक्टर आगे आए, उनकी कैपेसिटी बिल्ड होगी तो फिर ही हमारा ये जो है ना डेफिशिएंसी सीड की भी पूरी होगी और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। तो डॉक्टर साहब, ये जो तजर्बात किए जा रहे हैं ये कब तक अमली सूरत इख्तियार करके आम फार्मर तक पहुँचेंगे? इसमें हमारी जो कमाद के हवाले से जो मैंने बात की है उसमें तो हमारी 1-2 वैराइटीज़ आ भी चुकी हैं। HSF 242 जो है वो हमारे यूबर सर्च की तैयार करदा वैरायटी है, उसके हमने क्लोन्स बना के उनको दिए थे। उन क्लोन्स में से उन्होंने आइडेंटिफाई करके आगे रेजिस्टेंट जो है वो वैरायटी अप्रूव कराई है। इसी तरह अब हम SPF 234 पे भी काम कर रहे हैं, तो वो काम तो जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके जो है 2-4 साल में मज़ीद जो है ना ज़्यादा जो है इसके समरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, ये लैब मौजूद है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की, जैसे कि आपको पहले बताया। तो यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर रहील शहजाद मौजूद है, कुछ तजर्बा कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या किया जा रहा है? सर, हम इस तरह से कर रहे हैं कि इसमें ये कॉटन के लीव्स हैं। कॉटन के हमारे पास सैंपल्स आते हैं डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से, तो वो हमें पूछते हैं कि यानी उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने उनको ये बताना होता है। एक तो उसमें कॉटन में एक जीन है जिसको हम क्राइवानेसी यानी जिसको हम BT जीन कहते हैं ना, तो हम उसके टेस्ट ये चेक करते हैं कि ये BT जीन, एक तो ये कि वो कौन सी कंपनी का है, ठीक है। जैसे कि लोकल कंपनी भी अब एक कैम्प है, फिर उसके अलावा मॉन्सेंटो है। ये हम यानी कि चेक, एक तो हम ये इस लैब में चेक करके बताते हैं। दूसरा हम ये बताते हैं कि अगर हमारे पास 20 सैंपल आ गए हैं तो उनमें से कितने कॉटन वाली जीन है, यानी सिंगल जीन वाली कॉटन है, डबल जीन वाली है। सिंगल वाले में जीन होता है क्राइवानेसी, डबल में होता है क्राई2AB और ट्रिपल जो है उसमें साथ RR जीन भी होता है जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंस के लिए है। तो ये हम एक सादा सा टेस्ट है जिसको हम कह लें कि 10 मिनट के अंदर जो है वो परफॉर्म करके हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जीन इसके अंदर कितने हैं। उसमें हमें चाहिए क्या कि हमने ये एक बफर है, ये लेना। बीमारियों को पता चलता है कि कौन सी बीमारियाँ यहाँ पर? नहीं, इसमें से हमें ये पता चलता है कि कॉटन के अंदर जो है वो किस किस कीड़े के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त है, किस इंसेक्ट के अगेंस्ट जो है वो इसमें रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास इस कॉटन के अंदर मौजूद है। यानी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं और उनका हम टेस्ट करके फिर हम ये बताते हैं कि उनमें कौन से जीन्स हैं, और उन जीन की मौजूदगी से ये पता चलता है कि वो किस इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखते हैं। और इसमें टेस्ट इस तरह से है कि हमने बफर ले लिया है, अब हमने लीफ डिस्क लेनी है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका बेनिफिट ये है कि हम क्विकली जो है वो ये बता देते हैं कि इसके अंदर जीन्स कितने हैं, कॉटन के अंदर जीन्स कितने हैं। क्यों ये रेगुलेटरी पर्पसेस के लिए भी डिफरेंट जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इट्स ब्रीडर को भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि जो वो वैरायटी बना रहा है उसमें जीन कौन सा है और उसके अंदर कितना टॉक्सन लेवल है। तो ये चीज़ें उनको ब्रीडिंग के दौरान में चाहिए होती हैं। फिर वो जब रेगुलेटरी बॉडीज़ के पास जाते हैं तो वो यही इन्फॉर्मेशन उनसे पूछते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है इस टेस्ट का। जिस हवाले से यहाँ पर टेस्ट किया जाता है बाकायदा तौर पर, ताकि जीन्स का भी पता चलाया जा सके। जो भी यहाँ पर उस हवाले से कोई अगर कीड़े का हमला होता है या जो भी ब्रीडर्स की डिमांड होती है तो उसके मुताबिक ये टेस्ट करके बता दिया जाता है। अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अमली तौर पर इक़दाम भी करें। बात की जाए आज यहाँ पर रिसर्च के हवाले से, तो यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंजीनियर हैं। और यहाँ पर बात करेंगे मशीनरी के हवाले से, बात करेंगे जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के हवाले से कि किस तरह से गैर रवायती काश्तकारी को प्रमोट किया जा सकता है, काश्तकार किस तरह से नित नई ईजादात कर सकते हैं, अच्छी वैरायटी हासिल कर सकते हैं, अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए महकमे किस तरह से मददगार साबित हो सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा किस तरह से फार्मर्स की मदद कर रहे हैं, कौन कौन से शोबों में आप? बुनियादी तौर पे हम लोग ज़री मशीनरी को प्रमोट कर रहे हैं।
आज से अगर आप पिछले कुछ साल पीछे चले जाएं तो जितने भी एग्रीकल्चरल के ऑपरेशन थे सारे हाथ से किए जाते थे। इंडस्ट्री आ गई, ज़रूरी शोबा में जितनी भी स्किल्ड लेबर थी वो सारी आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गई। ज़मींदार के जितने भी ऑपरेशन थे उनके करने के लिए हमारे पास जो माहरीन की कमी या एक स्किल्ड लेबर की कमी महसूस होनी शुरू हो गई। अब ज़राअत में तो मैन पावर की ज़रूरत रहनी है। इस जो मैकेनाइजेशन गैप है इसको करने के लिए हमें मशीनों को फिर ज़राअत में लेके आना पड़ा। तो राइस के हवाले से स्पेशली हमने एक पूरा पैकेज तश्कील दिया है। नंबर ऑफ़ प्लांट्स सबसे बड़ा फैक्टर है चावल की पैदावार के लिए। चावल की पनीरी तैयार करना, पनीरी को फिर फील्ड में उसका इंतकाल करना और फिर चावल की हार्वेस्टिंग करना, ये सारे वो अवामल हैं जिनमें बहुत कसीर मिकदार में जो इंसानी ताकत इस्तेमाल होती है। अच्छा, मशीनी काश्त से कितना फ़र्क पड़ा है? मशीनी काश्त में अब तकरीबन कोई 80% जो मशीनी काश्त लोगों ने अडॉप्ट कर लिया राइस के हवाले से। स्पेशली जो पनीरी तैयार की जाती है उसके लिए भी मशीनें अब बाहर से इंपोर्ट कर ली गई हैं। वो ट्रे होती है, उसमें वो चावल काश्त किया जाता है और फिर पनीरी को फील्ड में लगाने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसको राइस ट्रांसप्लांटर कहते हैं। वो नर्सरी रेजिंग मशीन से जो नर्सरी हम तैयार करते हैं उसी नर्सरी को हम उस राइस ट्रांसप्लांटर में लगाते हैं और उससे वो पौधे सारे फील्ड में इंतकाल करते हैं। आज में बात करें अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर के हवाले से, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बिलाशुबा बड़ा नाम है। प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अंस कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि वो आजकल वीट कंपेन के हवाले से जो अपनी कंपेन है वो चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीट लगानी भी है, फिर पैदावार उसमें बेहतर हासिल करनी है। क्योंकि ये हुकूमत का आज़म भी है कि कम से कम अगर 3 मन फ़ी एकड़ भी बढ़ा ली जाए तो यकीनन ये पैदावार खासी बेहतर हो सकती है। तो इस हवाले से क्या किया जा रहा है, किसानों को कैसे कायल किया जा रहा है, किस तरह से वो ज़्यादा पैदावार हासिल करेंगे? क्योंकि बीज जो अगर बात करें गंदम की तो वो काफ़ी ज़्यादा खिते में तो ऑलरेडी लगती है। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो मुझे बताइएगा क्या क्या हिकमत अमली बरूए कार लाई जा रही है कि पैदावार बेहतर हो सके, क्योंकि आप तो अभी वाबस्ता हैं इस शोबे से। ऐसा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने ये बेड़ा उठाया कि जो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हर एकड़ में जो 3 मन गंदम बढ़ाने की लिए कोशिश की जाए, उसको महकमा एग्रीकल्चर के साथ मिलके हम एक कैंपेन चलाएं, फार्मर्स तक पहुँचें, उन्हें मालूमात फ्राहम करें कि वो कैसे बेहतर काश्तकारी कर सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ने तकरीबन 22,000 स्टूडेंट्स और 109 जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई और 5 डिवीज़न जो हैं पंजाब के जो हमारे यूनिवर्सिटी के से रिलेटेड थे उनमें हम पहुँचे और हमने जो किसानों को जो है ना गंदम की बुवाई, उसमें जो है फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल और बाद में जो है उसकी जो कटाई के सिलसिले में जो भी प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, रिसर्च के थ्रू हमारे तरीके जो हैं वो रिफ़ाइन हुए, उनके बारे में आगाही दी। और मैं इस सिलसिले में ये समझता हूँ कि जो महकमा ज़राअत है उसने हमारे साथ भरपूर तावन किया, किसानों ने हमारा बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और अपने मसाइल हम तक पहुँचाए। और जो मसले तो उनके ऐसे थे जो जिनकी बैकग्राउंड टेक्निकल थी, उनके तो हल हमने फौरी तौर पे उनको फ्राहम किए, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कि यानी जैसे बीज की फ्राहमी, फर्टिलाइज़र्स की जो कामयाबी है या उनकी जो कीमतें ऊपर जा रही हैं, और तीसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि हमें इम्प्लीमेंट्स नहीं अवेलेबल, बाद में ये जो है ना टिलर वगैरह प्लांटर यूज़ किए जाते हैं या बाद में हार्वेस्टर या ट्रैक्टर हार्वेस्टर इस्तेमाल किए जाएं। तो उस सिलसिले में मैं गवर्नमेंट से
मतलब दरख्वास्त करता हूँ और हम इधर सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे उनके लिए आसानी पैदा की जाए इस सिलसिले में। ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि 1 एकड़ के अंदर काश्त करने के लिए जो गंदम है कोई 40 से 50 हज़ार रुपये किसान को चाहिए, तो अगर गरीब किसानों को 40-50 में से 20 हज़ार रुपया भी बग़ैर सूद के कर्ज़े दिए जाएं, जो कि वो जब उनकी गंदम कटाई हो और वो उसे बेच लें तो उनसे वापस ले लिए जाएं, यानी आप समझ लें कि 6 महीने के लिए दे दिए जाएं, तो उससे हमारे किसान को जो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब, ये फीमेल स्टूडेंट्स को बाहर निकालने का बड़ा अच्छा आइडिया था, मैंने देखा ट्रैक्टर भी चलाया उन्होंने, तो इनको अमली तौर पर जो शोबा एग्रीकल्चर में लाने के लिए किस तरह से यूनिवर्सिटी इकदाम कर रही है? देखें, 2 मसले हैं। एक है कि मर्द किसान को आपने बताना है कि कैसे आप बेहतर काश्तकारी कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम 50% आबादी है फ़ीमेल्स की, और जो घर में बैठी औरतें हैं उनके लिए मोटिवेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी जो बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये जब घर घर जाती हैं, जब औरतों से मिलती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो दूसरी तरफ जो इस सारी कैंपेन का एक अहम मकसद ये भी है कि हमारे तलबा को जो एग्रीकल्चर के हैं उनका ज़मीन और पौधे से रब्त हो, ताकि वो किसान के साथ इंटरेक्ट करें, उनको मसले मसाइल का पता चले। तो ये बच्चियां भी ज़ाहिर स्टूडेंट हैं, तो इनको कोई यानी मतलब इन्होंने हाफ़ एग्रीकल्चरिस्ट तो नहीं बनना, तो ये भी वहाँ जाती हैं फील्ड में और इनको मसले मसाइल पता चलते हैं। ये औरतों से इंटरेक्ट कर रही हैं, दरवाज़ा जाके खटखटा रही हैं, और उनके जो ख़वातीन के कुछ सवाल हैं जेन्युइन, कुछ उनको वैसे ही यानी जिसे कहते हैं ना कि मतलब वहमी हैं, वहम उन्होंने पाल रखे हैं, तो उनका जवाब देती हैं और उस चीज़ को क्लियर करती हैं। तो मेरे ख़्याल में हमारे जो ये सारी कैंपेन थी उसमें हमारी गर्ल स्टूडेंट्स ने, फ़ीमेल स्टूडेंट्स ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। आपकी तवक्कुआत पूरी हो जाएंगी? बेशक हम समझते हैं कि कुछ जो बातें हैं जो कि बहुत ही आसान हैं, जैसे कि भाई छानना इस्तेमाल करें, आप वो छटा नहीं दें, ड्रिलिंग के साथ सीडिंग करें, इसके साथ ही 12 किलो जो है ना 12 मन जो पर एकड़ यानी बढ़ने का अमकान है। तो हमारा चांस तो सिर्फ 3 मन है, ताकि हमारा कीमती ज़र मुबादला जो है वो हमें ना खर्च करना पड़े। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अख्तर भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर स्पेशली ये कई बार चीज़ें सामने आती हैं कि कुछ ऐसे इकदाम, गैर रवायती इकदाम किए जाएँ जिनसे फसलें बेहतर हो सकें। हम जो रवायती काश्तकारी में उसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं रहा, और अब में कोई तकरीबन कहा जाता है कि 10 अरब डॉलर की जो फूड आइटम्स हैं सिर्फ बाहर से मंगवाना पड़ती हैं, तो किसे कसूरवार समझते हैं? देखें, कसूर तो नहीं है, फार्मर जो हैं उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन है। गैर रवायती जो अब हो रही है काश्त, उसमें ये ज़रूरी है कि पहले हम किसान जो हैं वो छटा देते थे बीज का, तो अब जो है वो अगर ऑटोमेटिक ड्रिल जो है उसके साथ अगर सोइंग की जाए तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो हैं वो भी पूरे होते हैं और फसल की पैदावार भी बेहतर होती है। लेकिन अब नया जो सिस्टम है उसमें सीड की क्वालिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर फार्मर सर्टिफाइड सीड जो है वो इस्तेमाल करे और उससे फिर फसल में पर एकड़ प्लांट का नंबर जो है वो पूरा हो, तो उससे यील्ड जो है वो बेहतर होती है। इसके अलावा खादों का जो है मुनासिब और मुतनासिब इस्तेमाल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि खादों में जिसमें नाइट्रोजन है वो भी ज़रूरी है, फास्फोरस बहुत ज़रूरी है, और जब सोइंग होती है तो उस वक्त फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो रूट ग्रोथ के में बहुत रोल प्ले करती है फास्फोरस, और इसके अलावा उसकी मैच्योरिटी में इसका बड़ा रोल है। इस वजह से मुनासिब और मुतनासिब खादें जो हैं उनका इस्तेमाल, और फिर उसके बाद उसकी जो प्रॉपर टिलरिंग है, अगर टिलरिंग ना हो गंदम की तो उसमें पैदावार जो है वो कम हो जाती है। इसलिए मुनासिब जो है उसमें जो पानी है उसका ख्याल रखना,
और ख़ास तौर पे जब उसकी सोइंग करते हैं तो उस वक्त उसमें ऐसा मॉइस्चर इतना होना चाहिए कि सीड जो है उसकी जर्मिनेशन हो जाए। ये सारे जो अब चीज़ें हैं ये अगर प्रॉपर तरीके से की जाएं तो अब जो रवायती तरीके से बहुत ज़्यादा बेहतर यील्ड जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। सर, इस सिलसिले में हमारी रिसर्च कहाँ पे खड़ी है? जो रिसर्चर है वो क्या इकदाम कर रहे हैं? रिसर्चर ने तो देखें जी मशीनें बना के दी हैं, फार्मर जो है वो प्रोग्रेसिव फार्मर अब भी यूज़ कर रहा है। वो ऑटोमेटिक रबी ड्रिल यूज़ कर रहे हैं सोइंग के लिए, वो सीड जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं और उसमें जो सीड है ख़ास तौर पे जो सर्टिफाइड सीड है वो इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सीड की क्वालिटी बेहतर हो, सीड की जर्मिनेशन परसेंटेज बेहतर हो। अगर सीड की जर्मिनेशन परसेंटेज बेहतर है और उसको सही मॉइस्चर मिल रहा है तो उसकी पैदावार ऑटोमेटिकली वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा होने के लिए वो उम्मीद कर सकता है किसान। इसके अलावा जो खादों का इस्तेमाल है वो भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो पौधा जो है वो बढ़ेगा कैसे। तो नाइट्रोजन जो है वो तो टिलरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें टिलर जो हैं वो इसीलिए बढ़ते हैं जब आप नाइट्रोजन उसमें ऐड करते हैं। फास्फोरस उसकी रूट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी मैच्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी ग्रेन फिलिंग में इसका बड़ा रोल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर इनका ख्याल रखा जाए तो हम पैदावार ज़्यादा सही और अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर यूनिवर्सिटी इस तरह के रिसर्चर तैयार कर रही है कि जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की जानब राग़िब हों और ख़ुद भी जाके वो एग्रीकल्चर करें? देखें हमारे यहाँ मैकेनाइजेशन की कमी है, हमारे यहाँ बाकी जो इनपुट्स हैं वो सारे अब फार्मर जो हैं वो यूज़ करते हैं। मैकेनाइजेशन में जैसे अब किसी भी जगह अवेलेबिलिटी डिपेंड करता है, अगर फार्मर अफोर्ड करता है, क्योंकि हर फार्मर तो ये नहीं कर सकता कि वो ऑटोमेटिक रबी ड्रिल भी ले ले, हार्वेस्टर भी ले ले, थ्रेशर भी ले ले, सारी चीज़ें ले ले, तो इनकी अवेलेबिलिटी किसी भी एरिया में ये होनी चाहिए ताकि फार्मर जो है वहाँ से रेंट पे लेके इसका जो है वो इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा हमारे यहाँ छोटे जो ऐसे इम्प्लीमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत कम है। जैसे चाइना की एग्ज़ाम्पल ले लें आप, अगर आप स्मॉल इम्प्लीमेंट्स अगर आप यूज़ कर लें तो उससे भी आपको आसानी होती है। तो ये मैकेनाइजेशन जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे यहाँ जो यील्ड का जो गैप है, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यूज़ कर लें तो इस वजह से वो यील्ड गैप हम कम कर सकते हैं। अक्सर एक बात कही जाती है कि यहाँ पर स्टूडेंट थ्योरी पढ़ता है और उसके बाद जब वो अगर जाके एग्रीकल्चर करता है तो फिर से प्रैक्टिकल करना पड़ता है। यहाँ पर प्रैक्टिकल क्यों नहीं करवाया जाता? नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है। तमाम जो क्लासेस हैं एग्रीकल्चर में उनके साथ प्रैक्टिकल होता है। ये एग्रोनॉमी पढ़ते हैं, सॉइल साइंस पढ़ते हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन इनको दी जाती है। प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन सारी जो है वो पढ़ाई जाती है, इनको सारा इन्फॉर्मेशन है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब वो जॉब की नौइयत जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाके जॉब कर रहे हैं। किसानों को जब एडवाइस देनी होती है, हमने यहाँ पे प्रोग्राम शुरू किया हुआ 2 साल से, जिसमें हमारे जो इंटर्नशिप पे हम स्टूडेंट जो है वो हायर करते हैं और जो इंटर्नीज़ होते हैं वो ज़िम्मेदारों में मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ जहाँ पे फसलें हैं, जैसे गंदम है, कपास है, राइस है, इन सारे एरियाज़ में उनकी हमने ड्यूटी लगाई हुई है। वहाँ पे फार्मर से जाके डिस्कस करते हैं, उनके इश्यूज़ डिस्कस करते हैं, उनकी पर एकड़ पैदावार जो है वो बेहतर हुई है, हमने सर्वे किया उसका, हमने वो हायरिंग की है, इंटर्नीज़ को ट्रेनिंग दी गई है यहाँ पे बाकायदा, ताकि वो वहाँ जाके फार्मर्स को गाइड कर सकें और उससे बड़ी बेहतरी आई है। जहाँ नाज़रीन इस हवाले से हमारे साथ प्रोफेसर असरात मौजूद है। प्रो वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर अंस कुरैशी का कहना है कि यहाँ पर गैर रवायती इक़दाम किए जा रहे हैं और अभी स्टूडेंट्स को बाहर निकाला, असातिज़ा को निकाला, वो जाके किसानों को राग़िब कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि 12 मन फ़ी एकड़ पैदावार बेहतर होगी, क्योंकि जो हुकूमत का टारगेट है वो 3 मन फ़ी एकड़ पैदावार बेहतर करना। तो नाज़रीन अभी हमने कोशिश की स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।